इसके पहले की वीडियोस में हम लोगों ने नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स को स्टडी किया था और रिपीटेड फैक्टर को स्टडी किया था। अगर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन का इम्प्लीमेंट करते हैं। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कभी हमारे पास ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ जाता है तो किस तरीके से हम लोग उसको अंजाम तक पहुँचाते हैं। समझते हैं यहाँ पर सारी बातों को। सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट को मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पार्ट पे आते हैं, सो दैट आप जब क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, यहाँ पर समझना। सबसे पहले तो आपको पता है कि जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन इम्प्लीमेंट कर रहे हो, पार्शियल फ्रैक्शंस आपको पता है कि आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो। डेफिनेटली यार इतना तो पता ही है, पार्शियल फ्रैक्शंस आपको लगाना है। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाते कब हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस लगाते कब है भाई साहब बता दो जरा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे या प्रॉपर फ्रैक्शन पे। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शंस पे। प्रॉपर फ्रैक्शंस पे लगाते हैं क्या है, पार्शियल फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, जहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री, यहाँ लिख लो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होता है वो कम होता है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। समझ में आया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं, ये तीसरी टाइप के क्वेश्चंस है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना। टाइप ऑफ हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है वो कैसी आएगी, ये क्वेश्चंस कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस आ रहा है वो हमारे पास टाइप ऑफ क्वेश्चन दो कैसे होंगे, मतलब समझना। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन जो आता है वो एक्स स्क्वायर प्लस का ए का फॉर्म आता है, ठीक है सर। या फिर यहाँ पर आता है सेकंड प्रॉब्लम्स आती है एक्स स्क्वायर माइनस का ए का फॉर्म आता है, या फिर तीसरी कंडीशंस आती है ए माइनस का एक्स स्क्वायर आता है, ऐसी फॉर्म आ जाती है। मतलब यूजुअली आपको क्वेश्चन इसके साथ देखेंगे, मतलब ये आपके पास ना डिनोमिनेटर में लिखा ही रहेगा। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर कुछ लीनियर फैक्टर्स रहेंगे। लीनियर फैक्टर मतलब एक्स प्लस ए लिखा रहेगा, यहाँ पर एक्स प्लस बी लिखा है, कुछ भी लिखा जा सकता है, बी हमारे एक बी ए और बी कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर लेटेस्ट सपोज मान लेते हैं एक्स माइनस का ए लिखा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन फोकस जो होनी चाहिए आपकी इस पे होनी चाहिए, इस पर, ठीक है, इस वाले पार्ट पर। इस वाले पार्ट से में टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको एक मजे की बात बता दूँ कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे होते हो तो यहाँ पर आपके पास जो ये क्वाड्रेटिक वाला पार्ट होता है, मैंने क्या बताया, यहाँ पर इस वाले पार्ट को समझते हैं। ये जो पार्ट है मतलब कि इसको कह देता हूँ मैं क्वाड्रेटिक वाला पार्ट, क्योंकि क्वाड्रेटिक ही है। इस क्वाड्रेटिक पार्ट का दो चीज़ें दिमाग में रखनी है आपको। क्या कि इस क्वाड्रेटिक पार्ट का फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है कि नहीं है। इस क्वाड्रेटिक पार्ट का फर्दर फैक्टर्स लिख देते, फर्दर क्वाड्रेटिक पार्ट का फैक्टर्स फर्दर पॉसिबल है, और दूसरा क्या होगा, फैक्टर्स फर्दर पॉसिबल नहीं है। 2-4 मिनट भाई सुन लो यार, क्योंकि 2-4 मिनट सुन लोगे ना तो आपके दिन बन जाएंगे। हमने कहा कि जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक पार्ट रहेगा, या तो उसका फर्दर फैक्टराइजेशन कर पाओगे, या तो होगा फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे होगे। अगर फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे होगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पुट करना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी। क्या पुट करना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी पुट करना पड़ेगा। मतलब इसकी जगह पर आपको ए एक्स प्लस बी पुट करना है। किसकी जगह पर भाई साहब, आपको ये करना पुट, चलो लेट कर लो या फिर लिख दो यहाँ पर पुट करना है। किसकी जगह पर पुट करोगे, आप पुट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पर क्या पुट करना है आपको, इसकी जगह पर आपको ये रखना है, ठीक, ये पुट करना है। कब, अगर फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब आप इस वाले पार्ट को फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो। अगर फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो तो ए एक्स प्लस बी लिखोगे। अगर हमारे पास कभी ऐसा आता है
मतलब कि फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल, फैक्टर फर्दर पॉसिबल है। कब आएगा पॉसिबल? अगर हमारे पास देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के ए आता है या ए माइनस का एक्स स्क्वायर आता है, तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर एक हम लोग फॉर्मूला लगा पाते हैं। कौन सा फॉर्मूला भाई साहब? देख लो ज़रा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर भी दिख जाएगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि एक्स प्लस ए हो जाएगा और एक्स माइनस का ए हो जाएगा। तो जब भी आपके पास फर्दर फैक्टर हमारे पास पॉसिबल है, तो यहाँ पर क्या काम करना है आपको? पहले तो उसका फैक्टर पॉसिबल अगर है तो आपको पॉसिबल कराना है, और उसके बाद आपको क्या काम करना है? ये पुट नहीं करना। अगर फर्दर फैक्टर पॉसिबल है तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी पुट नहीं करेंगे, पुट नहीं करेंगे, याद रखना। अगर फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो हम लोग ए एक्स प्लस बी पुट नहीं करेंगे, हम लोग इसका फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। इसका फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे कैसे? अगर सपोज करो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता, तो आप क्या करते हैं? एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। सिमिलरली अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आता, तो आप क्या काम करते हैं? कुछ नहीं यार, यहाँ पर भी स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी ए प्लस एक्स करते और ए माइनस एक्स करते। मतलब कि अगर हमारे पास जो भी फैक्टर दे रखा है, क्वाड्रेटिक वाला पार्ट दे रखा है, अगर उसका फर्दर हम लोग फैक्टराइज कर पा रहे हैं, अगर फर्दर फैक्टराइज कर पा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? फर्दर फैक्टराइज कर पा रहे हो तो उसको फैक्टराइज करेंगे। अगर फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो रहा, फैक्टर्स नहीं बना पा रहे हैं, उस केसेस में हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पर ए एक्स प्लस बी पुट करेंगे। इसको ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अयुब यहाँ तक कुछ थोड़ी मोड़ी बातें तो समझ में आएगी, बाकी की पार्ट तो आप क्वेश्चंस के थ्रू ही समझोगे। चलो फिर यहाँ तक तो बातें समझ में आएगा, नहीं समझ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, ठीक है। कुछ हद तक तो बातें दिमाग में गई होगी ना, नहीं गई होगी तो कोई बात नहीं, भी क्वेश्चन के थ्रू और समझ में आ जाएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने जैसा कि दिख रहा है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है आपके 7.5 एक्सरसाइज की। और जैसा कि पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको हमेशा से पता है कि पहला क्वेश्चन हमारे लिए हमेशा एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होता है, जो कि हमें क्वेश्चन को ये सिखाता है कि किस तरीके से अप्रोच करनी है। तो ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, तो अच्छी बात है कि भाई साहब पहला क्वेश्चन हमेशा से हमारे लिए क्या होता है? खास होता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशंस वाले पार्ट को। सोल्यूशन वाले पार्ट में हम लोग सबसे पहले कि हमेशा से हमारी क्या अप्रोच रही है कि हम लोग अंदर वाले पार्ट को पहले लिखते हैं। यूजिंग लिखना चाहते हो तो लिख लो, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन को मैं इन शॉर्ट पी एफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, यहाँ पर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और यहाँ पर क्या है? एक्स माइनस का 1 है, ठीक है। इसको क्या करना है मुझे? पार्शियल फ्रैक्शन का इम्प्लीमेंटेशन करनी है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को फर्दर फैक्टराइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर मेरे पास यहाँ पर लिखा होता एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लिखा होता, सपोज करो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा होता, तो मैं इसको क्या लिखता है? एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर करता, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता? एक्स प्लस 1, और यहाँ पर होता है एक्स माइनस का 1। मतलब कि इस वाले पार्ट का इस पार्ट का फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। और फर्दर फैक्टराइजेशन कौन सा पॉसिबल, आप ये लिख सकते हो। हमने कहा कि लेकिन मतलब समझो, हमने कहा कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1 रहा, आप इसको कुछ नहीं कर पाओगे, इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं किया। इट कांट बी फर्दर फैक्टराइज। अगर इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स इसकी जगह पर पुट करोगे, पुट ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस का बी, ए एक्स भूलना मत भाई, यहाँ एक्स प्लस बी, ठीक है। 2 कांस्टेंट आएंगे, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दूसरा बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। समझ में आई बातें? तो क्या करना है आपको, यहाँ पर बात तो समझ में आ गई। क्या लिखना है? ए लिखना है। इस वाले पार्ट के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? ए एक्स प्लस का बी लिख रहे हैं। किस वाले पार्ट के लिए? इस वाले पार्ट के लिए ये लिख रहे हैं।
उसके नीचे क्या लिखना है, यही लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, प्लस लगाना है, ए और बी आ चुके तो यहाँ पर सी आएगा, सी के नीचे क्या आएगा, एक्स माइनस का 1 आएगा। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। यहाँ तक जो कुछ भी समझ में नहीं आया तो भाई साहब बता देना, पहले यहाँ तक नोट डाउन करो। अब इसके बाद देखो, इसके बाद बच्चा फिर से फंस जाता है। किस लिए फंस जाता है पता है, इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पुट कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों को एलसीएम लेना नहीं पता होता है। एलसीएम कैसे लेते हैं यार भाई साहब, यहाँ पर एलसीएम की ना सबसे बड़ी जो परेशानी होती है मैंने उसको सॉल्व कर दिया। आपको हमेशा से कहा कि आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या काम करना है कि इस वाले पार्ट को ना, इस नीचे वाले पार्ट को इसके पास लेके जाओ और इस नीचे वाले पार्ट को एक बार यहाँ लेके जाओ। जब ऐसा लेकर जाते हो, प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर आप नए होंगे तो कम से कम समझ तो जाओगे ना भाई साहब कि करना क्या है। मैंने कहा था कि इस ax प्लस बी अपॉन का एक्स स्क्वायर प्लस 1 कि बगल में क्या लेके जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस का 1 ये लेके जाना है। यहाँ से आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ax प्लस बी के बगल में मेरे पास क्या बच जाएगा, एक्स माइनस का 1 बच जाएगा। समझ में आया। यही काम जो काम आपने यहाँ किया वही काम यहाँ भी करेंगे। यहाँ जब दो करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो ax प्लस बी के बगल में क्या आएगा, एक्स प्लस एक्स माइनस का 1 आएगा। सिमिलर काम यहाँ भी करेंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा और सी के बगल में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आएगा। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। तो फिर यार बिना मतलब की देरी क्यों करते हैं, फिर करना स्टार्ट करते हैं। जब भी आपके पास एक्स प्लस बी लिखा रहता है तो कोशिश करना कि ब्रैकेट में क्लोज कर देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कैलकुलेशंस में गलती कर दोगे। तो यहाँ पर जब ऐसा करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को गायब कर दोगे और यहाँ पर ax प्लस बी के बगल में क्या बचेगा, एक्स माइनस का 1। ठीक है, बाकी किसी को मत देखो, केवल इस वाले पार्ट को देखो और इस वाले पार्ट को देखो, बाकी सबको हाइड कर दो। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ax प्लस बी और x प्लस बी के बगल में क्या आएगा मेरे पास, एक्स माइनस का 1। सिमिलर काम यहाँ भी करेंगे, एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको देखना ही नहीं है आपको। एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर सी के बगल में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो सी के बगल में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ मैंने बताया क्या करना है आपको, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट को एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर लेना। जैसा कि देख सकते हो यार मेरे पास ये जो क्वेश्चन है प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे, देखो यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है। तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 और यहाँ पर 1/3 है, मतलब कि ऊपर की डिग्री कम है और नीचे की डिग्री ज़्यादा है। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, मेरे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शंस है। प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती, तो हम लोग सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया। इसके बाद दिक्कत क्या आती है, आपको वैल्यू पुटिंग करनी पड़ती है। अब वैल्यू पुटिंग करने के लिए आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा, दिक्कत ही आएगी आपके सामने। अब मैंने इसके लिए क्या कहा कि आपके पास जब भी वैल्यू पुटिंग की बात आती है तो आप क्या काम करो कि आपको ये देखना है कि किन किन फैक्टर्स की वजह से जीरो बना सकते हो। तो मतलब आपको ब्रैकेट्स को देखने हैं। आप ब्रैकेट्स में जाओ अंदर, आप देखो कि ये फैक्टर जीरो कब बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि आपको देखो जीरो, इसको तो जीरो बनाना नहीं है आपको, अभी आपको इन वाले ब्रैकेट्स को देखना है। तो यहाँ पर आप एक्स माइनस 1 को इक्वल टू जीरो पुट कर दो, जिसको जीरो बनाना चाहते हो उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दो। एक्स माइनस 1 को देखो मुझे जीरो बनाना है, आपको पता क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे और यहाँ -1 को जब उधर राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो -1 + 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो मतलब यहाँ पर हम लोग एक्स की वैल्यू अगर 1 पुट कर देते तो ये रहा पूरा टर्म जीरो बन जाएगा। सिमिलर काम यहाँ करते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अब एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर आप क्या काम करोगे, यहाँ पर ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू +1 इक्वल टू -1। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो ये काम नहीं करना है आपको। जब भी ऐसी चीज़ें आती हैं आपको सिंपली अपने मन से, यहाँ पर आपको पता है स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे तो यहाँ पर प्लस आयोटा और माइनस का आयोटा आ जाएगा, जो कि ये काम नहीं करना है आपको। सिंपली अपने मन से आपको क्या करना है, वैल्यूज़ को एज्यूम करना है। ऐसी कंडीशन जब भी आती है तो आपको अपने हिसाब से नंबर्स को एज्यूम कर लेनी है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होगी। देखो मैं करके बताता हूँ आपको। सबसे पहला जो हमारे पास केस बनेगा, केस फर्स्ट क्या है, यहाँ पर वेन एक्स इक्वल टू कितना पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू 1 पुट करते हैं। 1 कहाँ पुट करना है सर आपको,
वन आपको कहाँ कहाँ पुट करना बता दो जरा मुझे। वन आपको पुट करना लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड में भी। तो एक्स की वैल्यू वन यहाँ पुट करोगे तो वन यहाँ भी आ जाएगा। सही है, बिल्कुल यार। आपको पता है कि यहाँ पर वन पुट करने से क्या होगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, जीरो की मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया। प्लस लगाना, यहाँ देखो सी लिखा गया, यहाँ पर वन पुट करोगे, वन यहाँ भी तो पुट करना है। वन का स्क्वायर कितना होगा वन, वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू, तो टू सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टू सी। ये वाला चीज़ तो गायब हो गया ना सर, ये वाला तो गायब हो गया। अब यहाँ पर पुट किया तो वन प्लस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन, और वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू, और टू का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ करेंगे टू सी हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे पता चला सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी की वैल्यू आएगी कितनी भाई साहब। इसको अगर कई बार ना बच्चे ऐसे नहीं कर पाते तो आपको क्या काम करना है, टू सी को ऐसे लिख लो और वन को इधर लिख लो, ठीक है। अब सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन अपन का टू आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। सी की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन का टू आ गई। अब मैंने कहा कि आपको समझ नहीं आता कि वैल्यूज़ क्या पुट करें, आप टेंशन क्यों लेते हो, आपको जो मन करता है वो पुट कर लो। आपको मैंने कहा था कि सबसे आसान क्या होता है, जब आपको समझने क्या पुट करें। आप यूजुअली क्या करना है, आपको एक्स की वैल्यू जीरो पुट करना, या फिर एक्स की वैल्यू वन पुट करनी है, या फिर एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करनी है। आपको ये सब भी नहीं दिखते तो एक्स की वैल्यू टू पुट करनी, इन सबसे ही काम हो जाते हैं यार। एक्स की वैल्यू जीरो से, वन से, माइनस वन, क्योंकि इनसे क्या होता है, इनको ही मैं क्यों यूजुअली पुट करता हूँ। जब मुझे ये नहीं पता चलता कि इनसे जीरो बनेगा, जब मुझे ये नहीं पता चलता कि इनसे जीरो बनेगा, तो मैं इन नंबर्स को प्रीफर करता हूँ पुट करना, बिकॉज यहाँ पर कैलकुलेशंस क्या होता है, कैलकुलेशंस यहाँ पर ईजी हो जाता है। कैलकुलेशंस क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है, या कैलकुलेशन ज़्यादा करना नहीं पड़ता, दैट्स वाई मैं इसको प्रीफर करता हूँ। ठीक है सर, यहाँ पर पुट करते हैं एक्स की वैल्यू जीरो, जैसे कि मैंने कहा एक्स की वैल्यू क्या पुट करता हूँ जीरो। ये दूसरी कंडीशन, एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ पुट करना, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। तो जीरो पुट करके देख लो यार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो पहली कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस बी कितना हो जाएगा, केवल बी, यहाँ पर तो बी है। यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे, जीरो माइनस का वन, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करो जीरो, जीरो माइनस वन कितना होता है, जीरो माइनस वन माइनस वन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का वन। सही है, अच्छी बात है। यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू कितना पुट करना, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, जीरो प्लस वन कितना होता है, जीरो प्लस वन कितना होता है, वन होता है, जीरो प्लस वन कितना होता है, वन, तो यहाँ पर आ जाएगा वन सी। ठीक है, उसके बाद देखो सी की वैल्यू मुझे पता है ना, सी की वैल्यू कितनी, वन अपॉइंट टू, तो यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पर आएगा माइनस का बी, क्योंकि माइनस वन का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो माइनस का बी, सी लिखा गया, सी की वैल्यू कितनी, वन अपॉइंट टू, तो यहाँ पर वन अपॉइंट टू पुट कर दो, और यहाँ पर कितना जीरो, माइनस बी को उधर ट्रांसफर कर देते तो ये प्लस का बी हो जाएगा, माइनस बी को इधर ट्रांसफर कर देते तो प्लस का बी, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉइंट टू आ गई। अब क्या बचा है, अब मेरे पास बचा है सी की वैल्यू निकालना। दो वैल्यूज़ मैंने निकाल ली, आप तीसरी वैल्यूज़ भी आराम से निकाल सकते हो। मैंने आपको क्या बताया, आप अपने हिसाब से, आप अपने मन के मालिक हो, आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कि आपकी जो इच्छा करे वो पुट करो। मैंने कहा कि आपने एक्स की वैल्यू वन पुट किया, जीरो पुट किया, आपको लगता है कि आप क्या पुट करना चाहते हो, माइनस वन, तो पुट कर दो। एक्स की वैल्यू कितना पुट करना चाहते हो, माइनस वन पुट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट कर दो, क्योंकि अब जीरो तो यहाँ बन ही नहीं सकता ना। देखो एक्स की वैल्यू वन पुट रखने से ही केवल जीरो बन पा रहा था, बाकी आप कुछ भी रख रहे थे तो आप जीरो नहीं बना पा रहे थे। इस वजह से मैंने क्या कहा, आप कुछ भी रखो, आपका आंसर आ जाएगा, जो आपकी इच्छा करती है वो रख दो। तो मैंने कहा कि मैं क्या प्रीफर करता हूँ, एक्स की वैल्यू जीरो, वन, माइनस वन और टू, ये सब प्रीफर ज़्यादा मैं करता हूँ। तो यहाँ पर माइनस वन पुट कर देता हूँ, माइनस वन पुट करने से मेरा क्या होगा, यहाँ पर माइनस वन, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स की वैल्यू यहाँ भी माइनस वन, तो यहाँ पर माइनस का वन जब पुट करोगे एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर माइनस का ए हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का ए। बी की वैल्यू मुझे पता है, पी की वैल्यू पता है, नहीं तो अभी लिख लो, अभी बाद में लिख लेते हैं हम लोग, प्लस का बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का वन, एक्स की वैल्यू यहाँ पर माइनस वन रखोगे तो माइनस वन और ये माइनस वन, ये माइनस वन और यहाँ भी माइनस वन रखोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का टू, तो यहाँ पर माइनस का टू हो जाएगा, प्लस का सी। एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है, वन होता है, माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का वन हो जाएगा, तो सी यहाँ पर हो जाएगा वन, प्लस का वन हो जाएगा। यहाँ पर देखो करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का ए, माइनस का ए। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू ध्यान से देखो, बी की वैल्यू वन अपॉइंट टू है, तो यहाँ पर रखना चाहोगे क्या,
अभी नहीं रखते, अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अभी एक काम कर लो, इसको ऐसे रहने दो, बी हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 2 लिखा गया, ठीक, कितना क्या लिखा गया, माइनस का 2। इसको पहले ही कैलकुलेशन कर लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, 2c। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पर इस -2 की मल्टीप्लिकेशन अंदर करा दो। अंदर मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो क्या होगा, माइनस माइनस, ये देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो 2a हो जाएगा। माइनस का 2b हो जाएगा, माइनस का 2b हो जाएगा, प्लस का 2c हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब बताओ मुझे b की वैल्यू पता है, हाँ यार बिल्कुल पता है, b की वैल्यू मुझे कितना पता है, 1/2। तो यहाँ रख दो 2a माइनस का 2 इंटू 1/2। c की वैल्यू भी कितनी है, c की वैल्यू भी 1/2 है, तो यहाँ पर 2 इंटू 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर -1 था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2a, यहाँ पर माइनस का 1, और यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 1। ये +1 और -1 कैंसिल हो गए, यहाँ पर फिर से कितना बचा, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2a, और a की वैल्यू कितनी आ गई, a की देखो 2 इंटू में डिवाइड में भेजोगे इधर, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 1/2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2 आ गया। आई बात समझ में, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं रहेगी। अब करना क्या आपको बता दो, अब आपको कुछ करना ही नहीं है भाई साहब, अब तो सब कुछ हो गया। अब आपको क्या काम करना, a की वैल्यू जो आई, b की वैल्यू यहाँ पर ले जाकर पुट कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलो यार फिर करते हैं, बाकी यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर इसके बाद कैसे करोगे, क्वेश्चंस को यहाँ पर फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x² प्लस का 1, यहाँ वाले पार्ट क्या है, x माइनस का 1। यहाँ पर रखेंगे तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू आई थी माइनस का 1/2। तो a की वैल्यू -1 अगर 1/2 आई थी तो क्या रखोगे यहाँ पर, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, यहाँ पर x। b की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर कितना आया था, x² प्लस का 1, ठीक। c की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2। इसके बाद क्या करना है, x माइनस का 1, और यहाँ पर आ जाएगा सब कुछ। तो ये पहले इक्वेशन थी हमारे पास, यहाँ तक तो सब कुछ डन हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बच्चा फिर से फंस जाता है। बच्चा क्या होता है, फिर से फंस जाता है। कैसे फंस जाता है, देखो ध्यान से। इसको प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि बच्चे को दिक्कत क्यों आती है, समझने की बात यहाँ पर है कि बच्चे को दिक्कत आती ही क्यों है। यहाँ पर दिक्कत वाली बात ही ऐसी हो जाती है कि यहाँ पर बच्चा दिक्कत में रहता है। अब आपको क्या काम करना है, पहले तो इसको एलसीएम ले लो, क्योंकि यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है। जब भी 2 सेम रहेगा तो एलसीएम ले लो। तो 2 एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x, ठीक है, माइनस का x और प्लस का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर माइनस का 1/2 x हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 1/2 कॉमन ले लो। सिंपली या तो ऐसे कर लो माइनस x, ठीक है, 1/2 आप कॉमन भी ले सकते हो, तो माइनस x प्लस का 1 हो जाएगा। नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, x² प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1/x माइनस का 1 हो जाएगा। इसको देखो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ यार, ठीक है। 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लात मार के देखो यहाँ पर बाहर भगा दो। तो यहाँ पर जब लात मार के बाहर भगाओ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कंडीशंस हो जाएगी ऐसी। 1/2 देखो यहाँ पर नीचे गिर जाएगा, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, मतलब कि ये 1/2 बाहर चला जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास जो पार्ट बचेगा वो केवल क्या बचेगा, माइनस का x प्लस का 1, और यहाँ पर x² प्लस का 1 बच जाएगा। सही है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा बात समझ में। प्लस का 1/x माइनस का 1 बच जाएगा। अब स्टिल आपके पास प्रॉब्लम्स क्या आती है, इसको कैसे सॉल्व कैसे करोगे। यहाँ पर इसके बाद भी समस्या ऐसे नहीं कि ख़त्म हो गई भाई साहब, यहाँ भी इसके बाद भी समस्या ख़त्म नहीं होती है, इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम्स यहीं बनी रहती है। इसके बाद कैसे सॉल्व करोगे, देखो ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है। अब जब भी ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो तो कैसे सॉल्व करते बता दो। इसके बाद बताओगे सर कैसे सॉल्व करेंगे,
इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि यहाँ पर बच्चा फंस जाएगा। यहाँ पर फंसने वाली बात है, इसको यहाँ तो आसानी से सॉल्व कर लेगा, फंसने वाली बात यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में, जो कि मेरे पास आई थिंक के सेकंड या थर्ड वीडियोस थी, वहाँ पर मैंने बता रखा है, उसका लिंक आपको देखना होगा तो बता देना, मैं बता दूंगा। वहाँ पर मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको दो तरीके होते हैं। पहली बात तो देखो यहाँ पर मैं बेवकूफ़ी क्या कर रखा हूँ कि आप यहाँ से भी क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो, आप इसको और भी सॉर्ट आउट कर सकते हो, जैसा कि मुझे अब दिख रहा है कि मैं क्या सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। आप इसको भी नहीं लिखते, कोई दिक्कत नहीं थी, आप इसको भी नहीं लिखते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आपको मैं क्या बता रहा हूँ, आप क्या करते हैं, आप सिंपली, आपको जैसा कि पता होना चाहिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन a प्लस बी अपॉन का सी रहता है तो आप इसको a अपॉन का सी प्लस बी अपॉन सी के फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख सकते हो यार। अगर ऐसा करोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि इस वाले पार्ट के नीचे भी आपको ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट दिख रहे हैं। ध्यान में तो कलर में चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कलर में चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको ज़्यादा आसानी हो समझने में। इस वाले नीचे वाले पार्ट को देखो ध्यान से, इस नीचे वाले पार्ट को मैं कह रहा हूँ कि इसको यहाँ दो पार्ट है, जैसा कि देखो ये मेरे पास a था, ये मेरे पास b था, ये c था, तो इसको भी a को भी मैं सीधे दूंगा, b को भी सीधे दूंगा। इस वाले दोनों पार्ट को मैं उड़ा दे रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों पार्ट को मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक, इसको मैं उड़ा दे रहा हूँ, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा कि नहीं कि यहाँ से प्रोसीड नहीं कर सकता था, मैं कर सकता था भाई साहब, सो दैट आपको प्रॉब्लम्स ना हो ज़्यादा समझने में, इस वजह से मैं इसको यहाँ से उड़ा दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा आसानी होगी समझना। यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि इस वाले पार्ट को भी मैं दे दूँगा यहाँ पर माइनस का 1/2, यहाँ पर हो जाएगा x, ठीक है, क्या आ जाएगा -1/2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या -1/2, यहाँ पर हो जाएगा x, फिर क्या होगा हमारे पास x² प्लस का 1, समझ में आया, प्लस प्लस क्या होगा 1/2, ऊपर ही लिखा रहना तो कोई दिक्कत नहीं है, x² प्लस का 1। ऐसा करने से मेरा फ़ायदा क्या हुआ भी मैं बताता हूँ। प्लस क्या करना उसके बाद 1/1, यहाँ पर सब कुछ मैंने लिख रखा था, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पे देखो c की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, c की वैल्यू आई थी 1/2, तो यहाँ पे कितना होगा 1/2 आई थी ना, देखो ध्यान से, ax प्लस b की a और b की वैल्यू तो 1/2 थी, a की वैल्यू आई थी -1/2, a की वैल्यू आई थी -1/2, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू आई थी 1/2, तो c की वैल्यू मैंने रखा नहीं था तो यहाँ पर रख देता हूँ, c की वैल्यू कितनी थी 1/2, तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस का 1। सब कुछ क्लियर है, यस, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक होगा। अब इसके बाद समझो ज़रा, इसके बाद मज़े की बात ये है, इसके बाद मज़े की बात ये है, देखो सब कुछ मैं पहले ही प्री प्लान यहाँ पर करने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस करने जा रहे हो तो आपको पहले से प्लानिंग कर लेनी है कि मुझे इंटीग्रेशंस करना पड़ता है, क्योंकि जब आप इसके बाद सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हो, इसके बाद आपको करना पड़ता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आपको इंटीग्रेटिंग जब बोथ साइड करनी है तो इस पहले एक पार्ट करो, एक काम करो, इन सबको हटा ही दो, आपका दिमाग ही नहीं जाएगा यहाँ पर सब, ठीक है, इसको हटा दो यहाँ पर। अब आपको क्या काम करना है कि इसको 1/2 को तो पहले भाई साहब ना इसको लात मार के बाहर भगाओ, यहाँ पर -1/2 को बाहर भगा दो, ये नीचे चला आएगा तो यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर x² प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ वाले पार्ट में आपको पता है, फिर से यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसको लात मार के बाहर भगा दोगे तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा 1/x² प्लस का 1, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं हुई होगी, ठीक है, डेफिनेटली नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ भी वही काम करना, प्लस है, 1/2 कांस्टेंट है, इसको लात मार के भगाओ और यहाँ पर क्या लिखना 1/x माइनस का 1। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर देना है, किसको, इसको इंटीग्रेट कर देना, यहाँ पर लिखना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। अब जब इंटीग्रेट करोगे तो दिक्कत आपके पास फिर से आएगी, ऐसा नहीं, दिक्कत खत्म कभी नहीं होगी यार भाई साहब, ध्यान से सुनो, देखो दिक्कत क्यों नहीं खत्म होगी, मतलब समझना। अब यहाँ पर देखो दिक्कत क्यों नहीं होगी, यहाँ समझ लो, समझो, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लो पहले, -1/2 है, यस ऑब्वियसली है, इंटीग्रेशंस करना है x² प्लस का 1, यहाँ पर आ जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशंस, यहाँ पर 1/2 लिख लो, 1/1 क्या होगा x² प्लस का 1
और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, ठीक, प्लस 1/2 इंटीग्रेशंस 1/x-1, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। आई थिंक यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हुई होगी। अब इसके बाद दिक्कत कहाँ से शुरू होती है समझना। यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में पढ़ रखा था कि अगर यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख लो, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आपके पास कभी भी ऐसा हो इंटीग्रेशन हो f(x) हो और यहाँ पर f'(x) हो, मतलब कि नीचे वाले पार्ट का डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखा गया हो और नीचे वाले पार्ट पर कोई रूट नहीं लगा होगा, तो लॉग के साथ क्या होता है, लॉग के साथ नीचे वाला मतलब f(x), लॉग मॉड में f(x). अब यहाँ मैंने कहा कि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा होना चाहिए, नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव अगर लिखा होता है तो लॉग के साथ f(x). तो यहाँ देखो x² + 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx क्या होता है, तो यहाँ पर होता है 2x होता है कि नहीं होता है, ऑब्वियसली यार होता है। तो यहाँ पर क्या कमी है, x² + 1 है तो नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव मुझे क्या चाहिए, x² + 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। यहाँ पर x तो है, 2 मिसिंग है, तो क्या दिक्कत है, मिसिंग है तो किस बात की दिक्कत है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड वाले पार्ट को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आई बात समझ में। अब क्या करूँगा, इतने पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इतने पार्ट को मैं क्या लिख दूँगा, ये इतने वाले पार्ट को बताना भैया मैं क्या लिखूँगा, आई बात समझ में कि नहीं आई बता दो। इतने पार्ट को मैं क्या लिखने वाला हूँ बता दो भाई साहब, आराम से बताना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस इतने वाले पार्ट को मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा, देखो नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव है कि नहीं ऊपर, मैंने कहा कि नीचे वाले पार्ट का अगर डेरिवेटिव ऊपर होता है f'(x) का मतलब डेरिवेटिव, नीचे वाले पार्ट का अगर डेरिवेटिव ऊपर लिखा गया हो तो लॉग के साथ नीचे वाला, तो यहाँ नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव ऊपर लिखा गया है, तो यहाँ पर इतने वाले पार्ट को जितना ऑरेंज कलर से कलर कर रहा है लॉग के साथ नीचे वाला, तो यहाँ पर -1/4 हो जाएगा, यहाँ पर लॉग के साथ नीचे वाला मतलब कि x² + 1। यहाँ पर कुछ हमने तिकड़मबाजी करी, वो तिकड़म कौन सा लगा, ये वाला, 2 की कमी थी, 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 से डिवाइड कर ले। जैसा कि हम जानते हैं किसी सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशंस करने से और सेम नंबर का डिविजन्स करने से किसी भी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी, 1/2 तो रहेगा, 1/x² + 1 किसका फॉर्मूला होता है बता दो, 1/x² + 1 किसका फॉर्मूला होता है, पढ़ा था नहीं पढ़ा था भैया, देखो मैंने बताया था इंटीग्रेशन हो 1/1 + x² हो, इसका आंसर क्या होता है, tan 1x होता है, क्या होता है, tan 1x होता है। फॉर्मूला पढ़ा होगा ना भैया, देखो यहाँ पर आपने ये वाले फॉर्मूले यहाँ भी ऐसे पढ़े थे, ऐसा नहीं कि मैंने बताया नहीं था, 1/a² + x² dx क्या पढ़ा था, 1/a tan 1x/a प्लस का c, यही तो पढ़ा था, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1 + x² को tan 1x, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, tan 1x लिख दूँगा, ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक है, tan 1x हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 1/2। अब यहाँ देखो नया फॉर्मूला क्या, यहाँ पर तो फॉर्मूले बार बार बता रखा हूँ, आपके पास इंटीग्रेशंस 1/, क्या आता है, a + x है, a + x है भाई साहब, या फिर इसका आंसर क्या होगा, log a + x हो जाएगा। हमने कहा कि इंटीग्रेशंस है 1/x माइनस का ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब 1/x रहता तो इंटीग्रेशन क्या होता है, log के साथ x माइनस है। समझ गए क्या, समझ गए नहीं समझे, ये थे मेरे पास फॉर्मूले, ठीक है। a + x है कोई दिक्कत नहीं, x प्लस है कोई दिक्कत नहीं, x माइनस a है कोई दिक्कत नहीं, log x माइनस a, ठीक है। यहाँ पर क्या काम करेंगे, x माइनस 1 है तो log लिखना है, मॉड में x माइनस का 1 लिखना है। आई बात समझ में, नहीं आई, log के साथ x माइनस का 1, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी। तो यहाँ तक तो हमारे पास आंसर वाला पार्ट, आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, किसी भी तरीके की दिक्कत मुझे नहीं लगता हुई होगी। तो ये था आपका आंसर्स जो कि मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो जो कुछ भी नोट डाउन कर लो,
अच्छी बात है। जो दिक्कत आएगी तो यहाँ पर आएगी, इसके बाद मैंने आपको ये वाला पार्ट क्यों आपको कैंसिल आउट करा दिया। रीज़न सिंपल था, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बता रखा था। तो होता क्या है कि जब आप लेक्चर्स को ध्यान से देखते हो, समझते हो, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हो, तो आपको पैटर्न पता चलते चला जाता है। तो उस हिसाब से मैंने काम किया, इस वाले पार्ट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपका आंसर्स आपके सामने रहा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप इस लेक्चर्स में, मतलब इस लेक्चर्स में नहीं भाई साहब, इस क्वेश्चंस में बताई गई तमाम बेसिक बातें समझ में जरूर आ गई होंगी। नाउ जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन करते ही। सॉल्यूशन लिखना है सबसे पहले, हमेशा की तरह आपको क्या काम करना है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस आप लिख लेना। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ 2/1 - x, फिर से क्या 1 + x²। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ तक। इक्वल लगा दो, ठीक है, इक्वल लगा दो। अब यहाँ पर मज़े की बात क्या है, देखो इस क्वेश्चन में 2 टेक्निक है। अब ये कैसे सीखते हो, आपको प्रैक्टिस से समझ में आती है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा समझ में आएगी। अब यहाँ पर मुझे क्या समझाना चाहिए, अब अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है, चलो क्वेश्चंस को मैं पहले करा देता हूँ, लास्ट में मैं आपको तरीके बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। मेरे पास इस क्वेश्चन को करने के 2 टेक्निक है, ठीक है। चलो मैं पहले टेक्निक इम्प्लीमेंट करता हूँ, फिर देखते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताना, ठीक है। पहले टेक्निक क्या है, आपको क्या काम करना है, जो भी मैंने बताया वही काम करना है, कुछ नया नहीं करना। ए लिखना है, ए के नीचे 1 - x, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि 1 + x² का फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या, नहीं। 1 + x² का फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, bx + c 1 + x²। अब इसके बाद जल्दी से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, a, b एंड c की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। अब वैल्यूज़ को निकालने के लिए मैंने क्या तरीका बताया, a के बगल में, a के नीचे क्या 1 - x, 1 - x को 1 - x को इधर से उड़ा दो, तो a के बगल में क्या आएगा 1 + x² प्लस 1 + x² को 1 + x² को यहाँ से उड़ा दो, तो bx + c के बगल में क्या आएगा 1 - x। तो यहाँ पर bx प्लस का c क्या आ जाएगा 1 - x आ जाएगा। यहाँ तक सही है सर, सब कुछ तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ऊपर जो भी कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर कॉपी कर दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या काम करना है, आपको वैल्यूज़ को पुट करना है, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि ये वाली टर्म जीरोस कहाँ होगी। तो उसको पता करने के लिए आप क्या काम करते हो बताओ, इसको पता करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ता है बताओगे, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बता दो सर। हमें पता है कि ये जीरोस कब होगा। अब जीरो पता करने के लिए आपको पता है कि जब कभी भी ना आपके पास 1 + x² हो, आप इसको जीरो पुट करना आपकी बेवकूफ़ी होगी। यहाँ पर ना आपको पता नहीं कर पाओगे ना जीरो कैसे पुट करना। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास क्या आता है, जब भी 1 + x² = 0 करोगे तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट आता है। कैसा आता है, कॉम्प्लेक्स रूट आता है, मतलब कि यहाँ पर रूट में आयोटा, यहाँ पर कहने के लिए रूट में माइनस का वन आएगा, जिसको आयोटा और माइनस का आयोटा से हम लोग रिप्लेस कर रहे होंगे यहाँ पर। तो कोई ऐसा काम आपको करना ही नहीं है ना, आपको माइनस का ऐसे कुछ चीज़ें करना ही नहीं, माइनस का आई वाई कुछ नहीं लेके करना है। आपको सिंपली जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ना 1 + x² आ जाए, आपको पता कर रहा हो कि किस पॉइंट पर जीरो हो रहा हो, कुछ मत करना, अपने हिसाब से जो आपकी पर्सनल चॉइस होगी वो आप नंबर को पुट कर देना, ठीक है। आपको बस आपको पता है कि यहाँ पर आपको पता है, यहाँ भी कुछ फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, यहाँ भी कुछ फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स रूट नहीं निकालने भाई साहब, आपको रियल रूट्स निकालने। यहाँ पर 1 - x लिखा गया है, 1 - x को इक्वल टू 0 पुट करना है। 1 - x को जब भी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, -x को इधर भेज दो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पर 1 यहीं रहेगा, -x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का x, -x राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब कि बस एक ही वैल्यूज हमें पता चल पा रही होगी, कौन सी, केस फर्स्ट लेना है। x की वैल्यू कितना 1 लगा लेना भाई साहब आप, x की वैल्यू कितना मैं पुट कर रहा हूँ 1, तो x की वैल्यू 1 पुट करने से मेरा फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर तो 2 लिखा रहेगा ऑब्वियसली यार, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या लिखा रहेगा 2 लिखा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ 2 लिखा रहेगा, सब कुछ सही है। अब यहाँ पर 2 जब हो गया x की वैल्यू 1 तो यहाँ भी 1 पुट करो,
1 यहाँ पे पुट करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर 2a आ जाएगा प्लस यहाँ पुट करते हैं, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1 यहाँ पर 1 - 1 कितना आ जाएगा 0, और 0 के मल्टीप्लिकेशन करो क्या आ जाएगा पूरा टर्म 0, तो यहाँ पर केवल कितना आ जाएगा a, तो ये ना 2 = 2a, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/2 एंड दिस इज इक्वल टू वाट, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। आई बात समझ में, ऑब्वियसली यार समझ में तो आ गया होगा। तो ये थे मेरे पास पहली कंडीशंस। सेकंड कंडीशंस क्या है, मैंने कहा था कि आपको अपने हिसाब से कोई भी नंबर चॉइस करनी है। आपको क्या कर लेता हूँ, सपोज करो मैं 0 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है 0 को सेलेक्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, आप 0 सेलेक्ट कर लो, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या एज्यूम करना चाहिए, तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, तो मैंने 0 को एज्यूम कर लिया। अब आप x की वैल्यू 0 पुट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। यहाँ पर x तो है ही नहीं, तो यहाँ पर x को पुट नहीं करेंगे, कॉन्स्टेंट को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कितना होगा, यहाँ पर x की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, और 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल a आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो x की वैल्यू 0, अब 0 के मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो यहाँ पर b गायब हो जाएगा, केवल मेरे पास c बचेगा, तो यहाँ पर c, यहाँ पर x की वैल्यू 0, 0 पुट करने से क्या हो जाएगा 1 - 0, 1 - 0 कितना होगा 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, केवल c बच जाएगा, ठीक। अब a की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी पता है, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 है, तो यहाँ पर रख दो a की वैल्यू 1, और ये रहा c, ये रहा 2, ठीक है। अब ऐसा करोगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 को इधर ट्रांसफर, मतलब 1 को इधर ट्रांसपोज कर दोगे तो 2 - 1 हो जाएगा, 2 - 1 दिस इज इक्वल टू c, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, c की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो c की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 1 हो गया। अब a की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू पता चल गई, अभी मुझे किसकी वैल्यू पता करनी है, अभी हमें b की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने हो गया, देखो एक तो हम अपने हिसाब से कुछ भी नंबर सेलेक्ट कर लिया, जो मेरी चॉइस थी वो कर लिया। अब आपको क्या काम कर लेना, अब x की वैल्यू -1 पुट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप x की वैल्यू -1 पुट कर लो, ठीक है। आपने 1 पुट कर लिया, 0 पुट कर लिया, -1 पुट कर लो, ठीक है। तो -1 पुट करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, -1 रखते हैं, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर होता है 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पर भी -1 पुट करोगे तो -1 पुट करने से माइनस का b प्लस का c, प्लस माइनस का b प्लस का c हो जाएगा, x की वैल्यू -1, तो यहाँ पर देखो -x पहले से ही है, और -1 पुट करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू -+1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, तो अंदर मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो a की वैल्यू मुझे पता है, a की वैल्यू कितनी है 1, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर a की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर 1 पुट करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस, फिर यहाँ पर c की वैल्यू भी कितनी थी 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का b प्लस का 1, और इंटू में कितना है 2 है, ठीक है, तो इंटू में 2। अंदर मल्टीप्लिकेशन कराना चाहोगे, करा दो यार। अब इस 2 को यहाँ ट्रांसपोज कर दो, तो 2 - 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस का b प्लस का 1, ठीक है। अब आपको पता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होगा, तो 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का b प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर -b को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 1, तो मेरे पास क्या आया, a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू 1, और c की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 आ गई। यहाँ तक समझ में आ गई, a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू 1 भी, और c की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत थी क्या, बिल्कुल ऑब्वियसली यार दिक्कत तो नहीं होगी, माइनस का भी उधर गया, प्लस का 1 होगा, ठीक है, सब कुछ सही रहा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही होगी, सब कुछ अच्छा रहा। तो फिर बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ, यहाँ पर समझते हैं अच्छे से। अब आपको क्या काम करना है इसके बाद, आपको पता है कि ए बी सी की वैल्यू जहाँ रख देना क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर 9 सॉल्व करते हैं, 9 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो 1 माइनस का एक्स, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आई 1, तो यहाँ पर x,
सी की देखो बी की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पर 1 पुट कर दिया, 1 का एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो एक्स आएगा, और सी की वैल्यू भी कितनी आई 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स प्लस 1, नीचे कितना आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। समझ में आ गया होगा आई थिंक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना। अब इंटीग्रेशंस करोगे आप, कर लोगे, गलती पक्की बात है करोगे ही करोगे, ठीक है, क्यों बताता हूँ अभी, देखो ध्यान से। यहाँ पर इंटीग्रेशंस करते वक्त बच्चा गलती क्या करता है, ध्यान से देखना। अभी आप करके देखो, आप गलती कर रहे हो क्या, करके देखो गलती कर रहे हो तो मतलब आप भी उनमें से एक हो। यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, फिर से देखो, यहाँ पर फिर से मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। क्यों करूँगा समझ जाओ, इसके नीचे भी एक्स के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, डी एक्स प्लस 1 के नीचे देखो, यहाँ पर मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, इस 1 के नीचे ये पूरा पार्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सिमिलर काम यहाँ करना है इस पूरे के x के नीचे ये वाला पार्ट, ठीक है। 2 पार्ट दिख गया होगा, तो यहाँ पर मैंने क्या किया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, ये वाली प्रॉपर्टी भाई मैं बहुत बार बताता हूँ आपको, a प्लस बी के नीचे c हो तो a के नीचे भी c और b के नीचे भी c, समझ में आया, तो उसके थ्रू मैंने ये काम कर लिया। अब इंटीग्रेशंस करता है बच्चा, तो आपको पता है कि यहाँ पर मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया, क्वेश्चंस को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। लगता है पेज कहीं पर और रख दिया भाई साहब, देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर बताया था कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स लिखा हो, यहाँ पर एफ डैश एक्स लिखा हो, मतलब कि नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव अगर ऊपर लिखा हो, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा होगा तो लॉग के साथ नीचे वाला मतलब यहाँ पर कॉपी हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ वाले पार्ट पर क्या होगा, यहाँ पर किसकी कमी, किसकी कमी, यहाँ देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी पीछे दिखाया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव को मैं शॉर्ट में, जैसा कि आपको पता होगा कि इस डैश से दिखाते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही, यहाँ पर तो आराम से समझ में आ गया, 1/2 यही रहेगा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा गया है तो लॉग के साथ नीचे वाला मतलब कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया था ना क्या होता है tan इनवर्स एक्स, अभी पीछे बताया था भाई साहब, नोट तो किया होगा ना, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। मामला यहाँ फंसता है, मामला यहाँ कैसे फंसता है समझना। आपको पता है कि आपने सीखा क्या, यहाँ ध्यान से सुनना, आपने सीखा कि अगर इंटीग्रेशन हो 1/x माइनस का a हो तब भी आप क्या लिखोगे, लॉग लिखोगे, मॉड के साथ x माइनस a करोगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्यों रहा है ऐसा, ऐसा ध्यान से देखना, अगर हो क्यों रहा है इस बात को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता खुद ही चल जाएगा ऐसा क्यों होता है। 1/x प्लस a होता है, लॉग x प्लस a हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है ध्यान से ऑब्जर्व करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, आपको मैं कह रहा हूँ x प्लस a का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव को साइन को हम लोग यहाँ डैश से दिखा देते हैं, x प्लस a का डेरिवेटिव मतलब क्या हो जाएगा, देखो x का 1 हो जाएगा और a का 0 हो जाएगा, तो मतलब 1 हो गया। हम कह रहे हैं जब भी आपको नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव ऊपर लिखा गया, देखो ना x प्लस a का डेरिवेटिव क्या होगा 1, बिल्कुल होगा, x प्लस a का डेरिवेटिव 1 होगा। नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव जब भी लिखा हो तो लॉग के साथ नीचे वाला, ध्यान से देखो लॉग के साथ कि नीचे वाला पार्ट लिखा कि नहीं लिखा गया, ध्यान से देख लो भाई साहब, देखो ध्यान से समझोगे ना तो आपको फॉर्मूला रेक्टिफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉग के साथ नीचे वाला। यहाँ भी देखो x माइनस a का डेरिवेटिव क्या है, x माइनस a का डेरिवेटिव कितना है 1 ही होगा, यहाँ 0। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ, अगर आपको मैं ऐसे दे दूँ, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स कह रहा हूँ, आपको क्या लगता है आप ये आंसर लिखोगे, लॉग मॉड के साथ a माइनस एक्स, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी भाई साहब, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अच्छा ये बताओ कि a माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा,
डेरिवेटिव कर रहे हैं आता है डी बाई डी एक्स ए माइनस एक्स। बचपन में पढ़ा ए का डेरिवेटिव 0 माइनस डी बाई डी एक्स एक्स। कितना हो गया बताओ तो ध्यान से देखना, यहाँ पर इसको हटा दो, यहाँ पर ध्यान से देखना कितना आएगा, एक्स एक्स का तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर आंसर कितना आएगा -1। तो बताओ -1 है नहीं है ना, मतलब कि a माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है -1, तो -1 तो है ही नहीं ना। तो मैंने कहा कि क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या कम करना पड़ेगा। अब आपको इसके लिए तरीका क्या पता होता है कि जब भी आपको पता है कि जब भी ऐसी कंडीशन है तो -1 की कमी है, मतलब कि नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव नहीं ऊपर। आप दूसरा काम भी कर सकते हो, दूसरा क्या काम करोगे मतलब समझो, आपको ये पता है ना कि 1/x का डेरिवेटिव कितना log x। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो अभी, लिखो बता रहा हूँ, लिखो भाई साहब लिख लो, log के साथ लिखो 1-x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, log के साथ 1-x। जब भी आपने इंटीग्रेशंस में एक मज़े की बात सीखी होगी, ठीक है, जब भी आपके पास कभी भी क्वेश्चन आता है -x का कोफिशिएंट कितना है, -x का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, -x का कोफिशिएंट कितना -1। जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है, सपोज करो मैं -2x लिखा रहता, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना -2 है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो x का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, पढ़ा है ना, लॉग के साथ लिख लिया, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे इंटीग्रेशंस में। तो यहाँ पर जब डिवाइड करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, नीचे -1 लिखोगे, अब ये -1 नीचे वाला कहाँ पर पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुई कि नहीं बात हुई, क्लियर नहीं हुई, बता दो भाई साहब, बता दो, मैं फिर से बताऊँगा आपको, आयो समझ में आ गया। देखो नीचे -1 में डिवाइड में लिखता, अब नीचे -1 यूजुअली हम लोग दिखाते नहीं, उसको ऊपर ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का लॉग 1-x हो गया। अगर यहाँ तक तो ये तो मेरा आंसर हो गया था, सब कुछ समझ में आ गया होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इस वाले पार्ट पर कन्फ्यूजन हो रही है ना, इस वाले पार्ट पर, इसी पार्ट को मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। यहाँ वाले पार्ट में तो सब कुछ समझ में आ गया, यहाँ तक तो देखो आपको कैलकुलेशंस वाला पार्ट नहीं है, ये सब तो रफ वर्क था जो कि मैंने यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये रहा, ये पूरी तरीके से हमारा क्वेश्चंस का पार्ट यहाँ था, आपको मैंने समझा दिया। आपको ये वाला पार्ट समझना है तो यहाँ पे देख लो एक बार फिर से। हमने कहा था कई बार आपके पास क्या हुआ, 1/1 क्या हुआ, 1-x हुआ, यहाँ dx। हमने कहा कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, आपको पता 1-x का डेरिवेटिव कितना होता है, -1। आपको पता है कि यहाँ -1 लगाना चाहते हो तो क्या करोगे, आप -1 नीचे भी लगाओगे, -1 ऊपर भी। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए -1 ऊपर भी लिख दिया आपने, अब -1 से डिवाइड भी कर दिया। अब -1 से डिवाइड करना समझते हो क्या होता है, 1-x यहाँ पर dx हो गया। हम लोग क्या कि -1 की कमी थी तो -1 मल्टीप्लाई भी कर लिया, -1 डिवाइड भी कर लिया। अब क्या हुआ, जब भी कभी भी आपके पास कभी भी 2/3 लिखा हो तो नीचे कभी माइनस लिख कर नहीं दिखाते हैं, इस माइनस को हम लोग हमेशा ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो -2/3 हो जाता है। अब यहाँ नीचे माइनस लिख कर नहीं दिखाते हैं, इसको ऊपर भेज देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से, यहाँ पर नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव ऊपर लिखा गया है, तो यहाँ पर देखो -1 लिखा गया। अब यहाँ पर 1-x लिखा गया, यहाँ पर dx लिखा गया है, यहाँ पर -1 यही रहेगा, नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव देखो ऊपर लिखा हुआ, तो लॉग के साथ नीचे वाला तो 1-x हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा यार, कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर बता देना। बाकी कोएफिशिएंट को डिवाइड करने वाला तरीका भी काफ़ी आता है, तो समझ तो गया होगा कि जब भी हमारे पास ऐसा कोएफिशिएंट होता है उसे डिवाइड जरूर लगा देते हैं, और जो नीचे -1 डिवाइड लगा रहे थे वो ऊपर पहुँच गया। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर भी आपको कोई चीज़ दिक्कत हो रही है तो एक बार देख लो, मैं पेज को जरूर दिखा देता हूँ, ठीक है। देख लो भाई साहब, सब कुछ फॉर्मूला तो नोट डाउन कर लेना सारे, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं रही यहाँ पर, ठीक है, अच्छी बात है यार। अब यहाँ पर देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10th। अब 10th क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ध्यान से सुनना। पहली बात तो 13th क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर 1-x था। पेपर में बच्चे गलती यही करते, 1-x का डेरिवेटिव वाला पार्ट जो होता है ना, -1 से डिवाइड नहीं करते, इस वजह से गलती करते। तो इस वाले क्वेश्चन को इस वजह से मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा, क्वेश्चन इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10th वाले क्वेश्चन में क्या है, खास क्या बात है ये सुनना। बच्चा क्वेश्चन करता है, देखो क्या करता है, वो सोचता है कि इंटीग्रेशन मतलब कि पहले निकाल के लेके आता है 2x - 3 करता है, यहाँ पर x² -1 करता है, 2x + 3 कर देता है। उसके बाद देखता है कि सीधे क्या करता है,
अच्छा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस इसको जैसे इस क्वेश्चन में किया था ना 1 + x² x² + 1, सीधे करता है क्या, ए लिखता है, ax + b लिखता है, उसके बाद कहता है कि x² - 1 कर देता है, प्लस लिखता है, c लिखता है और 2x + 3 लिख जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व भी करने लगता है, सोचता है कि आंसर भी आ गया, बट जैसे ही वो करता है उसका काम तमाम हो जाता है और पेपर में उसको मिलता कितना है, 0/पन्नाटा। समझ रहे हो, मतलब कि भाई साहब बेवकूफ़ी कर रहा है क्वेश्चंस में। क्यों, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, कि जब भी क्वेश्चंस आए अंधों की तरह काम मत करो। भाई साहब मैंने कहा था कि आपको ये चेक कर लेना है कि जो भी नीचे वाला आपके पास पार्ट लिखा गया है फैक्टर्स में, उस फैक्टर्स का फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या। x² - 1 को आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो x + 1 में और x - 1 में। अगर आप इसको फर्दर फैक्टराइजेशन कर सकते हो तो भाई साहब आप ax + b आप पुट नहीं करते हो। ये बात समझ में आती है, तो मतलब ये बेवकूफ़ी मत करना, ठीक है। यूजुअली स्टूडेंट ये करते हैं और आंसर्स गलत करके आते हैं, फिर कहते हैं मेरा आंसर गलत हो गया। गलत होने का रीज़न समझ में आया, समझ में आ गया। स्टार्टिंग मैंने सारी थ्योरी बताई कि फर्दर फैक्टराइजेशन अगर पॉसिबल है तो फर्दर फैक्टराइज करो। अब इसका सोल्यूशन मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, आपको हिंट दे दे रहा हूँ आपको, बाकी सारा क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। बाकी मैं कह रहा हूँ क्या करोगे, 2x - 3, x² - 1 को क्या लिखोगे, x + 1, यहाँ पर क्या लिखोगे फिर x - 1, फिर क्या करना आपको 2x + 3 कर लेना है। आई बात समझ में। इसके बाद क्या करना आपको पता है ना, सारे के सारे जो भी दिख रहे हैं सारे लीनियर फैक्टर्स। कैसे, लीनियर फैक्टर्स। और लीनियर फैक्टर्स में आपने क्या सीखा, a लिखना है, a के नीचे x + 1 लिखना है, b लिखना है, b के नीचे x - 1 लिखना है, c लिखना है, c के नीचे 2x + 3 लिखना है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद वाले पार्ट को मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर भी टाइम हमारे पास कम है, इस वजह से मैं आपको सोल्यूशन दे दे रहा हूँ, आपको समझ जाओगे डेफिनेटली। अब इसके बाद ध्यान से देख लो, आपको मैंने ABCD की वैल्यू जो भी है, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, C है, A है और B की वैल्यू, सबको यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने कैलकुलेट कर रखा है, आप इजीली देख सकते हो। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ये वाला पार्ट तो आप सॉल्व कर लोगे ना भाई साहब, इतना क्वेश्चंस को मैंने तो ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिस करा रखा है, तो आप कर लोगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको नहीं पता चलेगा ना 2x + 3 0 कब हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको अगर दिक्कत आएगी तो 2x + 3 = 0 कर लेना, और यहाँ पर x की वैल्यू निकलोगे -3 उधर चला जाएगा, तो 2x = -3 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। तो यहाँ पर कभी भी आपके पास कभी ऐसे फैक्टर्स आते हैं तो आपको सिंपली इसको = 0 कर देना, यहाँ पर x की वैल्यू निकल आएगी, तो बाकी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बाकी आप तो सॉल्व कर लोगे। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं इसके इंटीग्रेशंस वाले पार्ट को, a b एंड c की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद वाले पार्ट को आपको पता है कि जब आप रख लोगे यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को, a b एंड c की वैल्यूज़ को, आपने देख तो लिया ही ना सब कुछ मैंने क्या बताया। इसको रखने के बाद आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन आसान होगा, 5/2 कॉमन हो जाएगा, मतलब कि कांस्टेंट है, इसको बाहर भेज देंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/x + 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा dx, ठीक है। सिमिलर काम यहाँ भी करेंगे, यहाँ पर करेंगे -1/10, यहाँ बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x - 1, यहाँ पर हो जाएगा dx। सिमिलर काम यहाँ भी करना है, हमारे पास कितना हो जाएगा -24/5, ये हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन 1/2x + 3 कर लेना यहाँ पर dx। अब इंटीग्रेशन जैसा कि आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 5/2 log क्या होगा x + 1, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस का 1/10, यहाँ पर क्या हो जाएगा log मॉड में हो जाएगा x - 1। सिमिलर कम यहाँ भी करेंगे -24/5। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ मज़े की बात सुनना, log लिखना है, इंटू में क्या कर लेना आपको, log में 2x + 3 कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ मज़े की बात सुनना, जब कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन में x के साथ कोई भी कांस्टेंट होता है तो उस कांस्टेंट को हम लोग डिवाइड में लगा देते हैं। जब डिवाइड में लगाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इंटू में 1/2 आ जाएगा। समझ में आया। अब इस 1/2 आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं। देखो इसको डिवाइड में लगाओगे, देखो यहाँ पर जब भी इसके डिवाइड में लगाओ तो यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, समझ गए होगे। तो जब भी डिवाइड में आएगा तो अच्छी बात है। तब इसको क्या कर लेना, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2
फिर 12 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -12/5, इसको कर लेना। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में तो आ गया होगा। कोई दिक्कत होगी तो बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नहीं नेक्स्ट लेक्चर में नहीं मिलते, एक बात ज़रा थोड़ा समझ लो पहले। ठीक है सर, तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सिमिलर क्वेश्चन इस क्वेश्चन के जैसा ही है। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।